पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं कुमोद कुमार। हरियाणा में कांग्रेस जो है अब बहुमत से पीछे रह गई है और बीजेपी ने सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने दावा किया है कि 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। इसी मुद्दे पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणासागर से। सर, सबसे पहले हरियाणा इलेक्शन के बारे में कि हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस कहां चूक गई जो दावा कर रहे थे कि हम सरकार में आएंगे। जहां तक हरियाणा का सवाल है, देखिए हरियाणा के बारे में पार्टी में लगातार विचार विमर्श हो रहा है, कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। आपने देखा कि जो भी पत्रकार गए उन्होंने जो रिपोर्ट दिए, सबका ये रिपोर्ट था कि कांग्रेस 2/3 बहुमत वहां पर ला रही है। जितने एग्जिट पोल हुए, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को मेजॉरिटी दिखाया गया। तो इसलिए ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट हुआ है और इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी संदिग्ध हुआ है। जयराम रमेश ने उठाया। सिर्फ जयराम रमेश जी ने ही नहीं उठाया है, बल्कि बहुत सारे पत्रकारों ने भी इसके बारे में वीडियोस बनाए हैं। इसके बारे में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं उन्होंने भी चर्चाएं की हैं। लेकिन जब तक हम कुछ ठोस सबूत के साथ नहीं आते तब तक अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चर्चा हो रही है, हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं और चुनाव में अगर कुछ जो धांधली हुई है जैसा कहा जा रहा है, तो उसके बारे में भी हर एक जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करके और सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सर, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, दूसरी तरफ ये भी एनालिसिस आ रहा था कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा में तकरार थी, क्योंकि जो दलित वोटर आना चाहिए था वो कांग्रेस को नहीं मिला। देखिए, किसी भी चुनाव में बहुत आयाम होते हैं और हर एक तरह से एनालाइज किया जा सकता है। जहां तक शैलजा जी हैं, बहुत ही बड़ी कद्दावर नेता हैं हरियाणा की और उनको हमेशा से पूरा का पूरा सम्मान दिया गया है। उन्होंने प्रचार प्रसार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसलिए ये कहना कि वो नाराज थी या उनके कारण दलित वोट नहीं आए, ये गलत होगा। और जैसा हमने कहा कि अभी तो वोटों की एनालिसिस करनी बाकी है कि किस समाज का कौन सा वोट किधर गया, कैसे गया, इसमें कुछ समय लगता है। और जब ये पूरे तथ्य हमारे सामने आ जाएंगे तो शायद हम एक साइंटिफिक ढंग से कुछ कह पाएंगे। सर, आपने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि जी, लेकिन दूसरी तरफ जो है भारत रत्न की मांग उठ रही है। आप मांग करेंगे भारत रत्न की? देखिए, अगर जनता चाहती है तो सरकार उनको भारत रत्न दे सकती है और वो हर तरह से हकदार हैं, योग्य हैं। सर, दूसरी तरफ बिहार में प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उस तरीके से अब चुनाव नहीं होंगे, हम नया पैटर्न लाएंगे। अमेरिका में जिस तरीके से चुनाव होता है, जनता कैंडिडेट चुनेगी कि किसको सीएम बनाना है, उस तर्ज पे हम 6 महीने पहले हम घोषणा करेंगे, जनता वोट देके तय करेगी। क्या लगता है कि ये बिहार और देश के लोकतंत्र में ये पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा प्रशांत किशोर के द्वारा? नहीं, ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसके पहले भी कुछ राज्यों में कुछ पार्टियों के द्वारा इस तरह की कोशिश की गई थी और जनता से फोन पर वोटिंग करवाया गया था कि कौन कैंडिडेट सही है और उसके आधार पर कैंडिडेट्स का चुनाव हुआ है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। बात ये कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह से एक बिहार के बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह के वादे कर रहे हैं, तो मुझे वो मोदी जी के अच्छे दिन याद आ जाते हैं, जिसमें यही लगा था कि शायद पूरे देश का कायाकल्प हो जाएगा और समाज के सभी वर्ग का उत्थान हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ वो आपके सामने है कि आज समाज का सभी वर्ग दुखी है, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, पीड़ित हो,
मजदूर हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग हो, कुछ चंद गिने चुने जो धन पशु हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आज सभी दुखी हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो 2 साल अपनी यात्रा की है, जी देखिए, नेता संघर्ष से उभरता है। जी क्या उन्होंने कहीं आंदोलन किया? क्या उन्होंने कोई आह्वान किया जनता के हक की लड़ाई के लिए, जनता को जोड़ा? क्या उन्होंने किसी भी तरह का एक आंदोलन जो होता है वो खड़ा करने की कोशिश की? तो सिर्फ लफाजी करना तो कोई भी कर सकता है। और बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है। बिहार अ, एक क्रांति की जन्मभूमि रही है जी और बिहार के लोगों को क्या सच है, क्या झूठ है, क्या खोखले वादे हैं, क्या किसी में काम करने का जज्बा है, ये सब पहचानने की बखूबी गुण उनमें है। और वो आपको आने वाले समय में अभी जो 4 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें ही पता चल जाएगा, और 25 में जब चुनाव होगा तब तो बिल्कुल ही पता चल सर, जाएगा। आपने कहा कि आंदोलन से नेता बनते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम 2 साल तक पूरे गांव-गांव में घूम के जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, आखिर दिक्कत क्या है, क्या समस्याएं हैं जनता के बीच, क्या सरकार की योजनाएं पहुंच पाती है कि नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोग जो बिहार में हैं 80% लोग 80 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, यदि हमारी सरकार आती है तो बिहार से पलायन जो है वो रुक जाएगा और जो भी दलित पिछड़े लोग हैं उनको हम हिस्सेदारी के हिसाब से रोजगार देंगे। देखिए, पिछले 20 साल में जी नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और ज्यादातर समय डबल इंजन की सरकार रही है। जी इसके बावजूद पलायन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है और बिहार सभी सूचकांकों में इस समय देश में लगभग सबसे निचले स्थान पर है। जी तो सिर्फ ये कह देना कि मैं स्थिति को बदल दूंगा, ये तो कोई भी वादा कर सकता है, लेकिन कहाँ होगा, कैसे होगा, बोल रहे हैं मेरे पास विजन। कौन सा विजन है? देखिए, ये सब सिर्फ बातें हैं जी और जब तक कोई आप ठोस रणनीति नहीं बताते हैं जी तो तब तक उस पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। जी क्योंकि वादे तो बहुत लोग आते हैं करके जाते हैं, इनके पहले भी बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों ने वादे किए हैं और वो बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। इसलिए सिर्फ वादों से कुछ नहीं होता है। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और वो मांग भी कर रहे हैं एक तरीके देखिए, जो मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं जी वो आरएसएस आज कोई नई बात नहीं कर रहा है। जी आरएसएस जिस विचारधारा को लेकर 1925 में बना था, उस समय भी यही विचारधारा थी। इनकी विचारधारा है देश को तोड़ने की, देश में लोगों में विभाजन करने की, लोगों में नफरत फैलाने की। और इसी के सामने हमारे नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत को मिटाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। ये तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि जब भी आपने बचपन में भी अगर समाजशास्त्र पढ़ा होगा तो आपने एक शब्द, एक सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। तो इस देश की जो गंगा यमुना जो संस्कृति रही है, वो रही है सभी विविधताओं को अपने में समेटकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की। और उस मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी को कोई विश्वास नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने सत्ता में कैसे आ सकते हैं, इस बात की ही चिंता है। चलिए, ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8।